नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ का जो मेजर बुक पढ़ा रहे थे उसका चैप्टर 3 नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा है चैप्टर 3। इसके पहले लेक्चर में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया था तथा हमारा जो चैप्टर 2 था रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो हमें जो चैप्टर 2 में मैट्रिक्स के बारे में और उसकी रैंक के बारे में पढ़ना है, तो हमने मैट्रिक्स को पूरे बेसिक से बताया था और चैप्टर 2 जो हमने कंप्लीट किया तो उसका रिवीजन भी करा दिया था। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आइगन वैल्यू और आइगन सदिश। इसके अलावा चैप्टर का नाम हमारा ये है, लेकिन हमें इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट संबंधित बहुत सी चीजें फाइंड करनी है। जिस प्रकार हमें आइगन वैल्यू और आइगन सदिश निकालना है, उसी प्रकार हमें और भी चीजें यहाँ पर निकालनी है। ये ऑब्जेक्ट के प्रकार से जब बेसिक पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड ही आगे की कुछ चीजें या सब टॉपिक हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमारा ऑब्जेक्ट का बेसिक कंप्लीट होना चाहिए तथा चैप्टर 2 में जो हम रैंक की मैट्रिक्स की रैंक, न्यूलिटी, ऑर्डर सीख कर आए हैं और मैट्रिक्स संबंधित हमने और भी जो चीजें सीखी हैं उसमें ऑपरेशन संक्रियाएं कैसे लगाते हैं वो सारी चीजें हमें आनी चाहिए, तभी हम चैप्टर 3 लगा पाएंगे। यदि वो चीजें नहीं बनती तो हम चैप्टर 3 में मैट्रिक्स संबंधित बहुत चीजें नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि हमसे जो पहले हमने चैप्टर में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था वो हमसे बनना चाहिए और मैट्रिक्स का बेसिक भी क्लियर होना चाहिए। किसी भी टॉपिक संबंधित हमारा बेसिक जितना अच्छा होता है या फिर मैट्रिक्स संबंधित बेसिक हमारा जितना अच्छा क्लियर होगा, हम उससे संबंधित आगे की चीजें और उससे संबंधित आगे सब टॉपिक उतने अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तथा हमने चैप्टर 2 जब पूरा हुआ था तो इसका रिवीजन पहले के लेक्चर करा दिया था। हम चैप्टर 3 चालू करने से पहले ये बता दे रहे हैं कि जब हमने मैट्रिक्स चालू किया था, बेसिक से पढ़ाया था, तो बेसिक में कौन कौन चीजें हमने आप लोगों को बताई थी। फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3। तो हमने जब मैट्रिक्स के बारे में बताया था तो हमने शुरुआत में पूरा मैट्रिक्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है इसका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था। फिर हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी, इसे हमने क्या किया था, डिफाइन किया था। चूंकि मैट्रिक्स जो हमारा सारणिक होता है तो सारणिक और मैट्रिक्स में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, तो हमने मैट्रिक्स के साथ साथ सारणिक को भी डिफाइन किया था और मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर ही बताया था। हमने यहाँ पर सारणिक को डिफाइन भी किया था और मैट्रिक्स और सारणिक में क्या अंतर है वो भी बताया था। इसके पश्चात हमने अगले वाले में मैट्रिक्स के जो टाइप होते हैं उसके सारे टाइप बताए थे और इन्हें इसके एग्जाम्पल के द्वारा इन्हें एक्सप्लेन किया था। फिर मैट्रिक्स में टाइप बताने के पश्चात हमने मैट्रिक्स में ऑपरेशन देखे थे कि मैट्रिक्स में कौन कौन बेसिक ऑपरेशन होते हैं या बेसिक ऑपरेशन अर्थात मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, किसी मैट्रिक्स में किसी अदिश का गुणा करना और दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा करना, ये भी हमने पूरा देखा था। और किस प्रकार हम मैट्रिक्स में किसी अदिश का भाग देते हैं या फिर किसी मैट्रिक्स में किसी दूसरे मैट्रिक्स का भाग देते हैं, ये चीजें भी हमने देखी थी। फिर इसके बाद हमने मैट्रिक्स में संख्याएं लगाई थी जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिक ऑपरेशन या बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक रूपांतरण ना। ऑपरेशन यहाँ पर एक प्रकार से संक्रियाएं जोड़ना घटाना जो हम सब में लगाते हैं, और यहाँ मैट्रिक्स में संक्रियाएं होती हैं कि जब मैट्रिक्स में
पंक्ति और स्तंभ के रूप में हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो किस प्रकार दो पंक्तियों को आपस में जोड़ा जाएगा, किस प्रकार दो पंक्तियों में गुणा किया जाएगा, मतलब दो पंक्तियों में जो हम ऑपरेशन लगाते हैं उन्हें हम बोल देते हैं मैट्रिक्स में प्रारंभिक रूपांतरण, है ना। ये प्रकार संक्रिया हो जाएंगी, जोड़ा घटा ना, तो ये मैट्रिक्स लगने वाले प्रारंभिक रूपांतरण प्रारंभिक संक्रिया हो जाएंगी, जिन्हें लगाने पर मैट्रिक्स का रूप बदल जाता है, इसलिए हम इन्हें बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ये हमारा था मैट्रिक्स का पूरा बेसिक जो हमने आपको रिवाइज कराया। इसके बाद जो हमें अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है, तो इसके जो हम सेकंड चैप्टर में रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने मैट्रिक्स की रैंक बढ़ी, उसे हमने फाइंड किया, अलग अलग ऑर्डर की और मैट्रिक्स की रैंक निकाली। मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है जो हम देखकर बता देते हैं वो निकालना बताया। मैट्रिक्स की ऑर्डर और रैंक पता है तो किस प्रकार हम मैट्रिक्स की न्यूलिटी निकाल लेते हैं वो हमने सीखी। फिर हमने मैट्रिक्स की रैंक निकालने की रैंक यानी जाति निकालने की कई विधियां हमने देखी, कई विधियों से हमने बताया। मैट्रिक्स में संक्रिया लगाना सीखी, किसी मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म और PAQ फॉर्म के रूप में बदलना कैसे बदलेंगे और ये रूप क्या होते हैं आइडेंटिफाई किया। जब किसी मैट्रिक्स को PAQ के रूप में हम बदलते हैं तो P और Q को कैसे निकालते हैं, ये क्या होते हैं वो देखें। मैट्रिक्स की रैंक की डेफिनेशन, इसकी प्रमेय और इसके संबंधित हमने इसकी कुछ क्या देखी थी, इसकी जाति की कुछ विशेषताएं गुणधर्म देखे थे। तो ये था हमारा चैप्टर 2 जो हम इसमें मैट्रिक्स संबंधित पढ़कर आए हैं। चैप्टर 3 में जो है पढ़ना है तो हमें यहाँ पर इससे संबंधित और सब टॉपिक पढ़ना है। तो जैसे हम देखें कि हमें इसमें एक चीज पहले पढ़ना है चैप्टर 3 में कि ये आव्यूह बहुपद क्या होता है। आव्यूह बहुपद मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। यदि हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की बात करें तो हमने चैप्टर 3 का नाम क्या है, हमारे चैप्टर 3 का नाम है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। इसके अलावा हमें जो अपने अध्याय में पढ़ना है तो बहुत सी चीजें पढ़ना है। ये पहले में लिया आव्यूह बहुपद। तो आव्यूह बहुपद में हम जानते हैं जब किसी भी समीकरण में या फिर जब हम समीकरण की बात न करें, बहुपद है, समीकरण बहुपद अलग अलग होते हैं। तो हम जब किसी भी कोई भी हम जब कई सारे पदों को एक साथ लिखते हैं, दो से अधिक पदों को या दो से अधिक पद जब लिए जाते हैं तो हम बोल देते हैं बहुपद बोल देते हैं। समीकरण में बोल दें तो समीकरण भी प्रकार का बहुपद होता है जिसमें दो से अधिक पद हो। यहाँ आव्यूह बहुपद लें तो यहाँ पर आव्यूह को बहुपद के रूप में लिखने मतलब हम कई सारे आव्यूह को मतलब दो से अधिक आव्यूह को एक प्रकार से क्या बोल दिया जाए, जब हम दो से अधिक आव्यूहों को एक प्रकार से बहुपद के रूप में लिखें या किसी समीकरण के रूप में लिखें, जब हम दो से अधिक आव्यूहों को एक प्रकार से बहुपद के रूप में लिखें तो हम उसे क्या बोलेंगे, आव्यूह बहुपद। बहुपद में क्या होता है, बहुपद जब हम लिखते हैं किसी का भी तो इसमें हमें आव्यूह बहुपद लेना है तो दो से अधिक पद होंगे उसमें और ये भिन्न भिन्न प्रकार के आव्यूह हो सकते हैं। हमने माना ये आव्यूह A1 है, ये A2 है, ये हमारा A3 है। इनमें जो लैम्डा है तो इसमें जब विस्तार करते हैं तो इसे हम लैम्डा के रूप में आव्यूह बहुपद को लिखते हैं और लैम्डा की घात लगातार क्या होती बढ़ती जाएगी। बहुपद में क्या होता है, जब किसी भी चर में बहुपद लिखते हैं तो बहुपद लेने के साथ साथ वो जिस चर का बहुपद होगा उसका मान उसकी घात क्या होगी लगातार बढ़ती जाएगी और उसमें दो से अधिक पद होंगे। तो आव्यूह बहुपद को यदि हमें डिफाइन करना है हम इसे क्या ले सकते हैं, पॉलिनोमियल है और लैम्डा में है मतलब लैम्डा चर में है
तो लिख दिया। क्योंकि गुणांक में आव्यूह लिए गए हैं और 2 से अधिक आव्यूह हैं तो हम बोलेंगे इसे आव्यूह बहुपद, क्योंकि आव्यूह का बहुपद है और चर क्या है लैम्डा में। लैम्डा में एक प्रकार से बहुपद है। और बहुपद की खास बात क्या है, इसकी जो घातें हैं सतत रूप से परिवर्तित होना चाहिए, अर्थात घातें बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। तो यह हमारा क्या हो गया आव्यूह बहुपद। कि आव्यूह बहुपद मतलब आव्यूहों का बहुपद कैसे होता है। फिर हमें इसमें संबंधित कुछ और चीजें देखनी है, जैसे को हमारी अगली डेफिनेशन है वो हमारा है अभिलाक्षणिक आव्यूह और अभिलक्षणिक आव्यूह क्या होता है। चेरेक्टेटिस मैट्रिक्स। यदि हम इसकी बात करें तो यदि हमारे पास कोई एक आव्यूह दिया है और हमारा जो आव्यूह है वो हमारा एक आव्यूह ए दिया है और ए हमारा 2 कोटि 3 कोटि कितनी भी कोटि का आव्यूह हो जाएगा। यदि हम आव्यूह ए को ए माइनस लैम्डा आई के रूप में लिखते हैं तो किसी भी आव्यूह का ये रूप कहलाता है अभिलक्षणिक आव्यूह, जहां ए आव्यूह होता है लैम्डा उसके क्या होते हैं आइगन मान होते हैं। अभी यहाँ पे लैम्डा को इस प्रकार से बोला गया है, एक नाम और है अनिर्धाय बोला गया है, अर्थात जिसका निर्धारण ना किया जा सके, इनडिटर्मिनेट बोला गया है। लेकिन हम बाद में देखेंगे कि हम जो आव्यूह ए है इसके जो हमें मान प्राप्त होते हैं उन मानों को लैम्डा के रूप में शो करते हैं और ये आव्यूह ए के जब जो मान प्राप्त होंगे उन्हें बोलते हैं लैम्डा आव्यूह के अभिलाक्षणिक मान। और ये लैम्डा के रूप में क्यों प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम चर के रूप में लैम्डा का यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसका निर्धारण मतलब एक प्रकार से अन्यथा मतलब जिसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हमें आव्यूह इसके अभिलाक्षण मान प्राप्त होते हैं उन्हें हम लैम्डा मानते हैं और लैम्डा के रूप में शो करते हैं। तो जब हम a माइनस लैम्डा आई के रूप में लिखते हैं तो a हमारा जितनी भी कोटि का आव्यूह होगा हम उसे लिख लेंगे, 2 कोटि का है या ये हमारा 3 कोटि का है, ये हमारा जितनी भी कोटि का होगा, लेकिन ये वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ये क्या होगा हमारा वर्ग आव्यूह होगा, अर्थात इसमें वर्ग आव्यूह होगा, क्योंकि हमें क्या करना है इससे a माइनस आई को घटाना है। आई का होता है हमारा इकाई आव्यूह होता है और इकाई आव्यूह क्या होता है इकाई आव्यूह जिसके विकर्ण में 1 हो और विकर्ण के अलावा सारे अवयव 0 हो, क्योंकि विकर्ण कहाँ मिलेगा केवल वर्ग आव्यूह में ही विकर्ण मिलेगा। तो जब विकर्ण वर्ग आव्यूह मिलेगा तो हमें यहाँ पे इकाई आव्यूह वर्ग आव्यूह लेना है तो ये आव्यूह वर्ग आव्यूह होना चाहिए। जितनी हमारे दिए गए वर्ग आव्यूह कोटि होगी हम उतने ही कोटि का इकाई आव्यूह लेंगे और उसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई करके इसे घटा देंगे। जब लैम्डा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दिख रहा है 0 के स्थान पर लैम्डा मल्टीप्लाई करने 0 आएगा, यहाँ लैम्डा आ जाएंगे। जब यहाँ लैम्डा आएंगे तो यहाँ पे कुछ भी दिया रहेगा हमारा, हमने एक उदाहरण भी ले लिया है तो क्या होगा केवल जो चेंज होगा तो चेंज किसके स्थान पर होगा, केवल विकर्ण में चेंज होगा। विकर्ण में क्या मिल जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 5 माइनस लैम्डा 6 7 8 और 9 माइनस लैम्डा हमें मिल जाएगा। तो इससे क्या समझ में आता है, किसी भी आव्यूह का अभिलक्षणिक आव्यूह निकालना बड़ा इजी है। किसी भी आव्यूह को देखकर उसका अभिलक्षण आव्यूह लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है। जितनी भी ये अभिलक्षणिक आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह का निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें विकर्ण चाहिए। यदि हम एक पंक्ति और बढ़ा देंगे तो हम स्तंभ या पंक्ति बढ़ा देंगे तो हम उसका विकर्ण प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि मतलब एक पंक्ति और ज्यादा होगी तो एक स्तंभ और लेना पड़ेगा ताकि ये वर्ग आव्यूह के रूप में रहे, तब इस रूप में लिख दिया जाए। यदि हल करना है शो करना है तो इस रूप में लिख दो, या विकर्ण में उसके क्या कर दो लैम्डा घटा दो, या फिर यहाँ पे आव्यूह में लैम्डा को माना गया लिया गया है, या फिर किसी को भी चर को इस प्रकार घटा दें तो लैम्डा इसलिए माना गया ताकि हम हर में लैम्डा घटा देते हैं, इसके अभिलक्षण मान में आप मानों को लैम्डा शो करते हैं। तो जो लैम्डा लिया गया है या देखा जाए किसी भी चर को इस प्रकार घटा दें तो वो क्या मिल जाता है अभिलक्षणिक आव्यूह मिल जाता है। और जो चर होता है
वो चर कौन होता है? जैसे हमने बोला लैम्डा स्थान पर दूसरी चीज ले लें, तो जो चर होता है ये होते हैं इसके अभिलक्षण के मान, अभिलक्षण के मान, जो अभी आगे हम देखेंगे। क्योंकि लैम्डा का यूज किया जाता है या किया गया बुक में, तो हमने लैम्डा ले लिया, लैम्डा के स्थान में हम कुछ भी ले ले, क्योंकि लैम्डा का जो मान है वो चर है, वो हर आव्यूह के लिए लैम्डा के अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। यदि ये 2 कोटि का आव्यूह है तो लैम्डा के 2 मान मिलेंगे, 3 कोटि का आव्यूह है तो लैम्डा के 3 मान मिलेंगे। और तो जब लैम्डा के हमें अलग अलग मान मिलेंगे तो लैम्डा के मान के संगत हम किसी भी आव्यूह का अभिलक्षण आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात हम आगे देखें तो आगे हमें निकालना है, इसी से हम निकालेंगे अभिलक्षण के बहुपद। ये हमारा आव्यूह बहुपद था जो हमने लिखा है, ये हमारा आव्यूह बहुपद है। अब हमें निकालना है अगला अभिलक्षणिक बहुपद दूसरा हमारा, और जहां हम अभिलक्षणिक बहुपद निकालेंगे चेरेटियस पोलिनोमियल निकालेंगे, तो ये क्या मिलता है? यदि हम जो a माइनस लैम्डा आई हमने लिखा था, यदि हम इसका डिटरमिनेंट सारणिक निकाल लें इसका, और जब इसका सारणिक निकालेंगे तो उसे हम क्या करते हैं? मोड के रूप में शो करते हैं, मतलब मोड लगा देते हैं। अब तो ये क्या है हमारा कि हम किसी भी आव्यूह का सारणिक रूप निकालें, कैसे बोलते हैं आव्यूह का मान ज्ञात करना, मोड लगाने मतलब उसका मान ज्ञात कर रहे हैं। तो मान ज्ञात करने के लिए हम उसका क्या कर देते हैं? विस्तार कर देते हैं, 2 कोटि का हो या 3 कोटि का हो, और जब विस्तार करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? एक हमें लैम्डा में एक प्रकार से क्या प्राप्त हो जाएगा? लैम्डा में एक प्रकार से हमें जो इसका विस्तार प्राप्त होगा उसमें 2 से अधिक पद होंगे, इसलिए हम उसे बोल देंगे इसका अभिलक्षण के बहुपद बोल देंगे। और हम लेंगे इसके, तो हम जानते हैं इसका विस्तार करने में ये चीज जब विस्तार करें तो वो चीज गायब हो जाएगी। यहाँ कितना मिलेगा हमें? 5 माइनस लैम्डा और 9 माइनस लैम्डा मिलेगा, पीछे माइनस लगा देंगे 2 आ जाएगा, फिर हमारे ये गायब होगा, तो 5 माइनस लैम्डा इंटू 9 माइनस लैम्डा, फिर हम क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे, तो हमारा कितना मिलेगा? हमारा 3 में हमें मिलेगा 4 और इंटू 8 माइनस 5 माइनस लैम्डा इंटू 7 मिल जाएगा, है ना। और जब हमें ये चीज हमें मिलेगी तो इसे हम बोलते हैं विस्तार करना। विस्तार करना हम पहले लेक्चर में अच्छे से बता चुके हैं, बीच वाले में माइनस क्यों लेते हैं इसका रीजन भी बता चुके हैं, और आगे पीछे प्लस होता है इसका रीजन भी बता चुके हैं पहले और तीसरे पद में। हम यहाँ भी प्लस ले सकते हैं माइनस के स्थान पर, तो हम जब प्लस लेंगे तो प्लस कब लेंगे, माइनस लेंगे तो कब लेंगे, सब चीज हम बता चुके हैं। इसका विस्तार करना, और जब विस्तार करने के बाद हमसे विस्तार करते मतलब आना चाहिए, और माइनस प्लस मतलब क्या क्रम ही है ना। यदि हम सीधे क्रम में लेते हैं जिस प्रकार यहाँ पर पहले वाला पद फिर तिरछे में दूसरा वाला पद, तो हम क्या कर देते हैं? प्लस से लगाते हैं। या फिर दूसरा वाला पद ले या हम दूसरे वाले हमें को शो करते हैं तो हमें लेना चाहिए आगे वाला तीसरा, लेकिन हम ले लेते हैं पहला तिरछे रूप में, तो प्लस के स्थान में माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर सब में सीक्वेंस बना है, यदि हमें पहले पद को लिया है तो हम पहले आगे वाले पद लेंगे, और यहाँ पे सीक्वेंस बदल जाता है इसलिए प्लस के स्थान में माइनस लगा देते हैं। इसका विस्तार अभी हम नहीं, इसका विस्तार हमने हल नहीं कर रहे हैं आगे। इसे हल करने पर लैम्डा में हमें एक प्रकार से क्या प्राप्त होगा? जो भी हमें लैम्डा के प्रकार से विस्तार प्राप्त होगा जिसमें लगातार लैम्डा की घातें घट रही होंगी, क्योंकि 3 पद है तो अधिकतम लैम्डा में 3 घात का जो है प्राप्त होने वाला। इसे अभी हम समीकरण नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि इसमें एक ही पक्ष है लेफ्ट हैंड, इसका राइट हैंड नहीं है, तो इसे बहुपद बोला जाएगा, क्योंकि ये लैम्डा की लगातार घातों में एक विस्तार होगा जिसमें 2 से अधिक पद हैं, तो हम इसे बोल देते हैं इसका अभिलक्षण के बहुपद। इसके पश्चात अगला आता है हमारा अभिलक्षण के समीकरण आता है, और जो हमारा अभिलक्षण समीकरण आता है जिसे हम बोलते हैं चेरेटियस इक्वेशन, तो ये बड़ा सिंपल है कि जो हमने ऊपर क्या निकाला है इसका अभिलक्षण बहुपद निकाला है उसके बराबर यदि हम क्या कर दें, उसे 0 के बराबर रख दें, अर्थात उसमें अभी एक पक्ष था लेफ्ट हैंड, यदि हम उसमें राइट हैंड ले आए बराबर 0, तो यही कहलाएगा उसका अभिलक्षण के समीकरण। और यदि अभिलक्षण समीकरण आ जाएगा तो यहीं पर हम एक चीज और देख लें
अभिलक्षणिक मान क्या होता है। और अभिलक्षणिक समीकरण का एक नाम और होता है, हम इसे क्या बोलते हैं, आव्यूह की चारित्रिकता भी बोलते हैं। आव्यूह की चारित्रिकता, चारित्रिकता क्यों बोल देते हैं, क्योंकि जो हमने समीकरण निकाला है तो उस समीकरण से उस आव्यूह के बारे में बताया जा सकता है, अर्थात आव्यूह की पहचान की जा सकती है कि आव्यूह कितनी कोटि का होगा, क्योंकि लैम्डा में 3 घात का समीकरण है, आव्यूह 3 कोटि का होगा, 2 घात में है 2 कोटि का होगा, जिसमें हमें आव्यूह के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है, इसलिए हम इसे आव्यूह की चारित्रिकता भी बोल देते हैं। फिर हम इसी से जब अगला निकालते हैं किसी भी आव्यूह के अभिलक्षणिक मान, जैसे बोल देते हैं आइगन मान, ऐसे बोल देते हैं अभिलक्षणिक मूल, या बोल देते हैं आइगन मूल। आइगन इंग्लिश वर्ड है, और हम इंग्लिश में आइगन बोल देते हैं, हिंदी में अभिलक्षणिक बोलते हैं। मान बोल दे, मूल बोल दे, कुछ भी बोल दे, और सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है जो अभिलक्षणिक मान हमसे बहुत पूछ लेता है, और ये तो एक छोटे छोटे 20 के टर्म हैं जो आप लोगों को बता रहे हैं। यदि हम अभिलक्षणिक मान निकालना है तो बराबर हमने यहीं पे 0 करते हैं, तो हम जानते हैं 3 घात का भी समीकरण बन गया, जिसे हल करके हमें लैम्डा के 3 मान प्राप्त होंगे। यदि हमें माना कि लैम्डा के हमें 3 मान ये मिल रहे हैं, तो जो भी हमें लैम्डा के 3 मान मिलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसके अभिलक्षणिक मान हो जाएंगे। और हमने क्या बोला था, क्योंकि हम लैम्डा का यूज करते हैं, किसी और चर का यूज करें तो हमें किसी और चर के रूप में मान मिल जाएंगे, तो ये हो गए अभिलक्षणिक मान, ऐसे बोल देते हैं, अभिलक्षणिक मूल बोल देते हैं। और यदि 2 घात का है तो 2 मान मिलते हैं, और हर लैम्डा पे जो ये होते हैं मान हर आव्यूह के, तो हमें अलग अलग आव्यूह के अलग अलग मान मिलते हैं, जिसकी कोटि के अनुसार प्राप्त होते हैं, कितनी कोटि का है वो। तो यहाँ पर हर जगह जो अभिलक्षणिक शब्द आ रहा है, तो अभिलक्षणिक का मतलब क्या होता है, लक्षण मतलब किसी के लक्षण, जिसकी की पहचान, लक्षण मतलब उसकी क्या लक्षण है, अभिलक्षण मतलब किसी की ऐसे विशेष लक्षण जिसकी द्वारा उसकी पहचान की जा सके, अर्थात वे महत्वपूर्ण लक्षण जो सबके अलग अलग होते हैं, विशिष्ट होते हैं, किसी के विशिष्ट ऐसे लक्षण जिसके द्वारा हम उसकी पहचान कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अभिलक्षणिक। क्योंकि इन सब के द्वारा आव्यूह की पहचान की जा सकती है, आव्यूह के बारे में बताया जा सकता है कि कैसा आव्यूह होगा, कौन आव्यूह किस तरह का रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पर सब में अभिलक्षणिक शब्द जोड़ रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और देख लें, फिर जो आगे हम बचा तो हम बात अगले लेक्चर में देखेंगे। हमारा इसके बाद है महत्वपूर्ण है, जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज है वो है अभिलक्षणिक सदिश। और जब अभिलक्षणिक सदिश की बात करते हैं तो अभिलक्षणिक सदिश क्या है कि कोई आव्यूह ए है और इसका आइगन मान लैम्डा हो, तब इसके संगत यदि अभिलक्षणिक सदिश एस मान लें तो इसका सूत्र होता है a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर 0। अर्थात अभी हमने a माइनस लैम्डा आई को अभिलक्षणिक बहुपद बोला था, वह मोड लगाने पर बराबर 0 को समीकरण बोला था, इंटू एक्स कर दें तो अभिलक्षणिक समीकरण हो जाएगा। इससे हमें a का मान पता है, a माइनस लैम्डा आई का मान पता है, तो s के मान निकाले सकते हैं, क्यों बराबर समीकरण कर दिया। तो हम इसके क्या करेंगे, जब हम इसके मान पहले ज्ञात कर लिए लैम्डा के, तो इस अज्ञात राशि s के मान प्राप्त कर लेंगे, जहां x होती है अज्ञात राशि, अर्थात हमने जो यहाँ पे अज्ञात चर हमें लिखे, तो अज्ञात चर जो हमें मिलते हैं x1 x2 x3, तो समीकरण में या फिर आव्यूह में जो अज्ञात राशियां होती है उन्हें हम कैपिटल S से शो करते हैं। अभिलक्षित सदिश के द्वारा हम अज्ञात राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं, तथा इसके साथ ही जो लैम्डा के मान निकलते हैं, किसी भी आव्यूह के जितने लैम्डा के मान होंगे उन सभी लैम्डा के मानों के संगत अलग अलग मानों के संगत अलग अलग अभिलक्षित सदिश निकाले जा सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, आव्यूह का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जिस प्रकार हम समीकरण पढ़ते हैं कि 2 चर का समीकरण है, 3 चर का समीकरण है, किसी समीकरण में 1 चर है तो 1 समीकरण मिलता है, किसी समीकरण में 2 चर हैं तब हल करने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए। यदि कोई समीकरण 3 चर में समीकरण है तो उससे तीनों चरों का मान निकालने के लिए हमें 3 समीकरण की आवश्यकता होगी, और जब समीकरण को हम आव्यूह के रूप में लिख देते हैं तो आव्यूह का कहां से आया, किसी ने गणितज्ञ ने बताया इन समीकरणों के गुणांकों को इस प्रकार व्यवस्था में पंक्तियों समूह व्यवस्थित कर दिया किया जा सकता है
तब वहां से ऑब्ज्यूट और सामने निकल के आया, ऑब्ज्यूट का अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, तब उन समीकरणों को ऑब्ज्यूट के रूप में लिखना को बोलते हैं अब समीकरणों का ऑब्ज्यूट निरूपण। जिस प्रकार विलोपन प्रतिस्थापन से हम ऑब्जेक्ट को हल कर सकते हैं, समीकरणों को हल कर सकते हैं, उसी प्रकार विलोपन अभिक्रिया को संक्रिया के द्वारा लगाकर हम ऑब्जेक्ट को हल कर देते हैं और इसे बोलते हैं समीकरणों को हल करने की ऑब्ज्यूट विधि। तो उसी प्रकार जैसे कोई समीकरण x है, उसमें x y z या x1 x2 x3 जो चर आए हैं उनका जब मान निकालते हैं तो यहाँ पर उनका मान निकालने के लिए अभिलक्षण सदिश दिया गया। उसी प्रकार है कि इनका गुणा करके भी हमें सबका मान पता तो इसके मान निकाले सकते हैं। वहां आते हैं समीकरण के रूप में, या ऑब्ज्यूट से हम समीकरण बना लेंगे या समीकरण से ऑब्ज्यूट जिस प्रकार बनाते हैं, और जिस प्रकार हम आप समीकरण को ऑब्ज्यूट के रूप में लिखते हैं उसी प्रकार हमने ऑब्ज्यूट को उसके अचर को चर को अलग अलग कर दिया है और अलग लिखने पर इससे पुनः समीकरण बना लेंगे और समीकरण को हल कर या ऑब्ज्यूट में संक्रिया लगाकर ऑब्ज्यूट विधि से हम इस अज्ञात राशियों का मान निकाल लेंगे और अज्ञात राशियां होती इसी को बोलते हैं अभिलक्षण सदिश। अब अज्ञात राशियां हैं तो यहाँ पे लैम्डा मान बदलने से हमें अलग अलग ऑब्ज्यूट प्राप्त होगा। यदि हमें लैम्डा के 3 मान प्राप्त हुए हैं, हम जानते हैं लैम्डा के 3 मान हैं, तो हमें क्या प्राप्त होंगे, अभिलक्षणिक ऑब्ज्यूट 3 प्रकार के प्राप्त होंगे। जब 3 प्रकार के अभिलक्षणिक ऑब्ज्यूट प्राप्त होंगे तो लैम्डा के अलग अलग मान के लिए या अलग अलग अभिलक्षणिक ऑब्ज्यूट के लिए हमें क्या प्राप्त होगा, अलग अलग अभिलक्षण सदिश प्राप्त होंगे। तो हमें x1 x2 x3 तीन चीज प्राप्त हो जाएंगी। ये लैम्डा के 3 मान हैं, एक बार हम 1 लेंगे उसकी संगत निकालेंगे, 2 लेंगे उसकी संगत निकालेंगे, -4 लेंगे उसकी संगत निकालेंगे, तो हमें इस प्रकार अभिलक्षण सदिश प्राप्त हो जाएगा। पेपर में अभिलक्षण सदिश जब पूछा जाता है तो हमें सब कुछ निकालना पड़ता है। यदि पेपर में कहा इसका अभिलक्षण मान बताओ तो पहले हम बड़ी स्पीड से हम करके अभिलक्षण मान निकाल लेते हैं। यहाँ एक एक चीज को एक्सप्लेन किया गया पहले कि हमें कैसे क्या करते हैं। तो ऑब्ज्यूट होगा, अभिलक्षण का ऑब्ज्यूट निकालेंगे, उसका बहुपद निकालेंगे, समीकरण के रूप में लेके मान निकाल लेंगे। यदि अभिलक्षण मान कह रहा है तो उसने सारे स्टेप हमसे पूछ लिए और वहां हम सीधे हल करते हैं। यदि हमें पता हो तो जल्दी से कर देते हैं, अलग अलग सो नहीं करते। और कई बार नहीं पता होता तो हम सब कुछ कर रहे हैं और हम उसके अलग अलग चीजों के बारे में नहीं जानते। और जब अभिलक्षण सदिश पूछेगा या निकालेंगे तो हमने सारी चीजें निकाल ली। इसके अलावा एक लास्ट है जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम का ऑब्ज्यूट का स्पेक्ट्रम निकालना। किसी भी ऑब्ज्यूट का स्पेक्ट्रम निकालना, और किसी भी ऑब्ज्यूट का जब स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो बड़ा सिंपल है ये निकालना कि किसी भी ऑब्ज्यूट के जो मान प्राप्त हुए हैं इसे हम कैपिटल ई से शो करते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मान प्राप्त हुए हैं उसे हम क्या करते हैं, जब इस प्रकार समुच्चय के रूप में लिखते हैं और इसे शो करते हैं तो समुच्चय के रूप में लिखते हैं इस प्रकार 1 2 -4 को, तो उसे बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेक्ट्रम। तो ये थे ऑब्जेक्ट संबंधित कुछ टर्म जो है पता होने चाहिए। जब हम सवाल में कोई भी चीज निकालते हैं पता होता है तो हम सारी चीजें जान रहे होते हैं। यदि हमने देखा अभिलक्षण सदिश निकाला जाए तो सारी चीजें निकल जाएंगी ऑब्जेक्ट संबंधित, और हम ऑब्जेक्ट को जब हल करते हैं तो सारी चीजें निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने अलग अलग चीजों को देखा, अब कोई एक सवाल लेकर यदि हम ये अभिलक्षण मान सदिश निकाल लें तो सारी चीजें आ जाएंगी और हम वहां पर देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उन्हें हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार कोई ऑब्जेक्ट है। तो हमने अभिलक्षण ऑब्जेक्ट निकाला, फिर उसका अभिलक्षण बहुपद निकाला, फिर उसका अभिलक्षण समीकरण निकाला, फिर अभिलक्षण मान निकाले और अभिलक्षण सदिश निकाले। जितने मान प्राप्त होंगे उनके संगत हम उतने अभिलक्षण सदिश हमें प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात उतने x1 x2 x3 के मान प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि लैम्डा का मान बदलने से ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएगा, और समझा जाए लैम्डा मान बदलने से उतने समीकरण प्राप्त हो जाएंगे, समीकरण के उतने जोड़े प्राप्त होंगे, और क्योंकि जितने ज्यादा समीकरण प्राप्त होंगे तो हमें उसके अज्ञात राशियों के मान भी उसके अकॉर्डिंग उतने ही प्राप्त हो जाएंगे। तो ये थे ऑब्जेक्ट संबंधित कुछ टर्म। तो हमने ऑब्जेक्ट का बेसिक जो बताया उसके साथ हमने टर्म को डिफाइन किया। इसके साथ अगले लेक्चर में हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एक एग्जाम्पल द्वारा जो हमने सबको यहाँ एक्सप्लेन किया है वहां निकाल कर बताएंगे। और जब निकाल के बताएंगे तो पहले एक एग्जाम्पल में हम अभिलक्षण मान तक निकालेंगे, फिर देखेंगे सारी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, कोई डाउट है कि हम कैसे निकालते हैं, ताकि एक एग्जाम्पल में सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए।
फिर हम अभिलाक्षी सदिश को अलग से लेक्चर में बताएंगे, ताकि अभिलाक्षी सदिश जो निकालते हैं तो वो बड़ा सवाल होता है। एक बार यदि हमें 3 के लिए निकालना है तो हम तो 1 के लिए आप लोग निकाल बता देंगे, लेकिन अभिलाक्षी सदिश हम अलग से निकालेंगे तो इस प्रकार से उसकी जो प्रोसेस थोड़ी बड़ी होती है, तो वहां पर अच्छे से हमारा वो चीज क्लियर हो जाएगी। और ये दोनों चीज क्लियर होने के पश्चात अभिलाक्षी मान सदिश हमारा आधा चैप्टर हो जाता है। फिर इसके बाद बचता है इससे संबंधित कुछ उदाहरण, कुछ प्रमेय और कुछ इसके गुण। और इसके साथ ही लेक्चर में हम एग्जाम्पल द्वारा इन्हें निकालेंगे और इन्हें निकालना सीखेंगे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक की नमस्ते, जय हिंद।